पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन फरवरी 2025, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एनवायरनमेंट सेक्शन को। जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। साथ में जो भी आपके लास्ट ईयर्स के करंट अफेयर्स हैं, यू कैन चेक दैट। ठीक है, साथ ही साथ इस मैगजीन का फरवरी 2025 का भी 4 टॉपिक्स ऑलरेडी विद एमसीक्यूज कवर कर दिए गए हैं। एमसीक्यू की जो भी पीडीएफ एमसीक्यू किस टॉपिक्स पे आते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स में, ताकि ये चेक करने के लिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चेक करने के लिए साथ में पीडीएफ उसकी शेयर करी जाती है टेलीग्राम लिंक पर, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए विद द पीएम पाठशाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन, प्लस आज एमसीक्यूज भी होंगे। शॉर्ट्स वाले एमसीक्यूज कल देख लेंगे, आज हम टॉपिक्स के देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिस्कस करते हैं, कंप्लीट करते हैं एनवायरमेंट सेक्शन को। आज का पहला टॉपिक है गाइस सोलर एनर्जी इन इंडिया, यानी भारत में सौर ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को सरपास किया है, अचीव किया है। 100 गीगावाट इंस्टॉल किए गए हैं भारत के अंदर सोलर पावर कैपेसिटी। समझ में आ गया कितना किया गया है? 100 गीगावाट इंस्टॉल किए गए हैं सोलर पावर कैपेसिटी। न्यूज में क्यों है समझते हैं। कह रहा एज ऑन जनवरी 2025 इंडिया का जो टोटल सोलर कैपेसिटी था वो था 100.33 गीगावाट विद रिमार्केबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, यानी 84.10 गीगावाट जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और इसमें एडिशनल 47.49 गीगावाट अंडर टेंडरिंग है। टेंडर अभी उस पर लगाया गया है, इतना इम्प्लीमेंट हुआ है और इतना जो पार्ट है वो अंडर टेंडरिंग है। ठीक है, टेंडरिंग का मतलब समझते ही हो आप। टेंडरिंग का मतलब होता है कि कुछ फॉर्मल तरीके से उसको ऑफर किया जाएगा। ऐसे टेंडर नहीं भरे जाते हैं, बोली लगाई जाती है, फिर टेंडर्स भरे जाते हैं, है ना। जिसका ज़्यादा होता है अमाउंट उसको, फिर जिसका कम होता है उसी को दिया जाता है। कुछ ऐसा आपने देखा भी होगा टेंडरिंग करते वक्त, तो ऐसा इसमें चल रहा है। अब कह रहे हैं कि भारत ने ना एक और ग्रोथ देखी है इसी बीच। कह रहा हाइब्रिड एंड राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मतलब हमारे पास कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो ना हाइब्रिड भी हैं, और साथ ही साथ हाइब्रिड के साथ साथ ना वो राउंड द क्लॉक भी हैं। और देखो ये कितनी बड़ी बात है कि वो राउंड द क्लॉक भी आ रहे हैं और साथ ही साथ वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट भी बन रहे हैं। देखो जहाँ तक बात आती है ना हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की, जब भी ये मामला आ जाए कि हाइब्रिड वाला रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, इसका मतलब होता है वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, लाइक वी आर कंबाइनिंग सोलर, विंड, है ना, स्टोरेज के लिए, कंसिस्टेंट रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो इसको हम कह देते हैं हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है ना। इसका गोल क्या होता है, वाई वी आर यूजिंग एंड वाई इंडिया इज विटनेसिंग अ ग्रोथ इन हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। उसका सबसे बड़ा कारण है ताकि रिमार्केबल और रिलायबल कंसिस्टेंट पावर सप्लाई मिल पाए। समझ में आ गया। अब यहाँ बोल रहा है राउंड द क्लॉक आरटीसी पावर सप्लाई क्या होता है। आरटीसी यानी राउंड द क्लॉक का मतलब है कि जो सप्लाई की एबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी 24 घंटे सातों दिन। ठीक है, रादर देन जस्ट ड्यूरिंग पीरियड व्हेन द सन इज शाइनिंग, ऐसा नहीं होगा। आरटीसी का मतलब है कि 24 घंटे और सातों दिन की दिन एनर्जी आपको मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। अब ये राउंड द क्लॉक को अचीव करने के लिए ही क्या किया जाता है, मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को कंबाइन किया जाता है और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ गए आप इसकी, क्योंकि इससे आपका डिमांड फुलफिल हो पाएगी हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए। कॉस्ट भी इसमें फ्रेंडली होती है, फॉसिल फ्यूल पे इतना रिलाय नहीं रहना पड़ेगा आपको। ये सारे इसके फायदे हो गए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसी के साथ साथ मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ना वो जनरेट कर रहे हैं 64.67 गीगावाट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, टेंडर्ड है, और ब्रिंगिंग द टोटल जो ग्रैंड टोटल सोलर एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हो जाएगा वो 296.59 हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा इस समय देखने को ग्रोथ मिल रही है। अब भारत में इंडिया का सोलर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बहुत सुंदर टेबल दी हुई है। Please guys memorize this table. This table is highly important for your mains as well as prelims examination. देखो इसकी डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई है, इसकी जो कैपेसिटी बढ़ गई है वो 3450% बढ़ गई है।
सोलर इंस्टॉलेशन बहुत सारा किया गया, यूटिलिटी स्केल पे, रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेजेक्ट्री पे भी सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 47% करा गया है, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो टॉप 5 स्टेट्स है ना, वो यूटिलिटी स्केल पर बेस्ड है, यानी राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो सोलर इंस्टॉलेशन की बातें करते हैं। यानी यहाँ पर इन सभी में सबसे ज़्यादा ऐसे टॉप परफॉर्मिंग है, इसमें सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन की जाती है। तो टॉप 5 स्टेट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए कि सोलर इंस्टॉलेशन वहाँ कहाँ कहाँ हुई है। तो चाहे वो राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, ये सारे। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सन से आती है, दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी जैसे कि ना देखो, थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली सन से हो रही है। सन के माध्यम से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी जब मिलती है तो उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब ये किया कैसे जाता है, ये किया जाता है दो तरीकों से। एक होता है फोटोवोल्टिक सेल, जिसमें क्या करते हैं, सोलर पैनल में ही लगा देते हैं ये सेल, और फिर वो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से उसको अटैच कर कर बनने हुए होते हैं, उससे आपको मिलती है एनर्जी। एक तरीका होता है कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर सिस्टम, जिसमें ना मिरर को रिफ्लेक्ट करने और कॉन्सेंट्रेट करने सनलाइट में, ताकि रिसीवर्स को मिल जाए, और सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने में और हीट में कन्वर्ट करने में ये काम करता है। तो ध्यान रखना, सोलर जो थर्मल पावर्स हैं, यानी जो सीएसपी है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, ठीक है, ताकि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दे हीट में। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में। सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स के बारे में। एक है ग्रिड टाइड, ठीक है। एक आता है ग्रिड टाइड विथ पावर बैकअप, बैटरी बैकअप। एक आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड टाइड का मतलब है, यानी ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि ये 3 तरह के टाइप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के क्या टाइप से समझते हैं। ग्रिड टाइप का मतलब होता है कि ये यूटिलिटी ग्रिड से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर फीडिंग एक्सेस या पावर बैकअप ग्रिड पे मिलता है, और ये ना एनर्जी स्टोरेज की नीड को एलिमिनेट करता है। समझ में आ रहा है। टाइप ऑफ फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो लिखना है, 3 तरह के सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होते हैं। ग्रिड टाइड होती है उसमें, एक में ग्रिड टाइड होके साथ साथ पावर बैकअप लगा होता है, ऐसे देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है। एक ऑफ ग्रिड होता है। जो ग्रिड टाइड है उसमें यूटिलिटी के साथ ज्वाइन कराया जाता है। यहाँ पर ना ग्रिड टाइड जो पावर बैकअप वाला है, इसमें सोलर पैनल्स का, ग्रिड कनेक्शन का, बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बैटरी बैकअप वगैरह मिल पाए, पावर की क्वालिटी बढ़ पाए। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब है यहाँ पे सोलर पैनल्स को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू डायरेक्ट करंट। ये बैटरीज में स्टोर होती है जैसे कि, एंड यूज इन एरिया जहाँ पर एक्सेस नहीं है, कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई नहीं आ रहा है, तो वहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना कहाँ पर किसका इस्तेमाल है, जहां पर लैक है एक्सेस का, ऐसा इलाका जहां एनर्जी सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं आ रही है, वहां ऑफ ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है। ये सोलर पैनल से डायरेक्ट कन्वर्ट करके करंट देता है। यहाँ अलग मामला है, यहाँ बैटरी बैकअप रहता है ताकि पावर की क्वालिटी हमेशा बरकरार रहे, या एनर्जी स्टोरेज की जरूरत ना पड़े, इसलिए ग्रिड टाइट सिस्टम, हर सिस्टम का अपना 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 कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही है, इसलिए बड़े ध्यान से ये समझना। आगे कहता है पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। कह रहा है 748 gigawatt assuming 3% of waste land area to be converted by solar PV modules, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है उसके पास इतना पोटेंशियल यहाँ पर दिखा रहा है कि 748 गीगावाट, वहाँ पे 3% वेस्ट यूज किया जाता है लैंड एरिया का, सोलर पीवी मॉड्यूल्स के साथ वो लगा हुआ है। यानी भारत के अंदर ना, एक बात बड़ी हम देखते हैं, गौर फरमाने वाली बात है कि भारत के अंदर बहुत पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। अब भारत में इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत जबरदस्त है। कह रहा कैसे, कह रहा इंडिया के क्लाइमेट टारगेट बहुत अचीव हो जाएंगे अगर भारत पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आ जाए। कह रहा याद करो जब 2015 में कस्में खाई जा रही थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग्स में, तो भारत ने भी नेशनली डिटरमाइंड, यानी इंडिया ने भी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंक्लूड किए थे,
जिसमें इमिशन को कट करना हो 45% या 50%। हमने कहा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक यूज करेंगे। तो अगर भारत चाहता है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल अचीव करना, तो उसकी एनर्जी कैपेसिटी के लिए, या हमने जो पंचामृत 2000 COP26 में जो हमने खाया था कसम, मेरा क्वेश्चन है आपसे, COP26 कहाँ हुआ था उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो COP26 में भी हमने एक प्रॉमिस करके आए थे कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को यूज करेंगे बाय 2030। ऐसे डेटास को दिमाग में छाप लो। वाइल राइटिंग योर एसेज, प्रीलिम्स में आ गया तो वहां नहीं भूलोगे, मेंस लिखते वक्त नहीं भूलोगे। ऐसे पॉइंट्स को प्लीज हाईलाइट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो फुलफिल क्या करेगा, ये फ्यूचर की जितनी भी हमारी नीड्स हैं। आप जानते हो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की ही रिपोर्ट में आया था कि भारत की ग्लोबल एवरेज जो एनर्जी यूज है वो 3 टाइम्स हो चुका है, और आने वाले समय में ये 25% ड्राइव ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर कहता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी सोलर एनर्जी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सपोर्ट कर पाए ऑफ ग्रिड पावर जनरेशन विद फास्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन रिमोट एरियाज को, ताकि और ज़्यादा बेनिफिशियल मिले। तो रूरल एरिया में भी अगर हम चाहते हैं कि बिजली का प्रबंध 24 घंटे सातों दिन हो, उसके लिए भी ऑफ ग्रिड पावर जनरेशन सोलर एनर्जी से लगाना ज़रूरी है। और ये सब करने से भारत का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो सौर ऊर्जा है यानी जो सोलर एनर्जी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। उससे पहले पता चलता है, देखो अब तो जोग्राफिकल एडवांटेज हमें बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर ऐसी भर के सोलर रेडिएशन आती है, अभी देखो अभी से शुरू हो गई है, इतनी मस्त सोलर रेडिएशन आ रही है। 300 सनी डेज है पर ईयर, बताओ 365 दिन में से अगर लीप ईयर ले ले तो 366, सोचो आप 65-66 डेज में 300 दिन में आपको धूप मिल रही है। एंड एवरेज 4 से 7 किलोवाट जो आर पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपको हर दिन इतनी आपको धूप मिल रही है। यानी सारे ही रीजन्स भारत के देखा जाए तो वहां पर सोलर पावर जनरेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल एडवांटेज है। सेकंड है गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम स्कीम, जिसका टारगेट है 30.1 गीगावाट सोलर पावर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इतनी ज्यादा मिलेगी, मदद मिलेगी। वहां पर टारगेट इसका 30.1 गीगावाट होगा। तो आप समझ रहे हो, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्कीम को भी क्या किया जा रहा है, यानी सोलर ऊर्जा को एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। फिर पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना था, उसमें यही था कि मार्च 2025 तक नियर बाय इन्होंने बोला है कि 10.09 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। इसी के कारण ही तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी को बनाया गया था, ताकि ये स्कीम फुलफिल हो पाए। तीसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ की है थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेस, यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फीस को वेव करना फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी सेल्स, है ना, उसको भी शेड्यूल किया गया टू बी पुट इनटू सर्विस बाय जून 30, 2025। या बूस्ट करना आरई कंजम्पशन को, यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ट्रेजेक्ट्री जो है उसको अनाउंस किया गया। उसके बाद इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर कंपोनेंट की बात है कि सोलर पार्क स्कीम चलाई गई है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स को अटैच करा गया है। ऐसे ही कंज्यूमर अवेयरनेस की बात की जाए तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, यानी स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सोलर इन्वर्टर्स के लिए, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म चॉइसेस मिलती रहे, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होती चली जाए। और नेक्स्ट काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम जो है उसके तहत गवर्नमेंट बेसिकली नए ट्रांसमिशन लाइंस को क्रिएट कर रही है, नए सब स्टेशन को क्रिएट कर रही है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को इवैक्यूएट किया जा सके। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड लीडरशिप की बात है।
ऐसे इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पुट इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में एनर्जी का एक्सेस इंक्रीज हो पाए, एनर्जी की सिक्योरिटी मिल पाए। तो इंडो जर्मन सोलर एनर्जी पार्टनरशिप को डेवलप किया गया मार्केट फोर्सेस में, वाइल इंट्रोड्यूसिंग एनेबलिंग मैकेनिज्म एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। ताकि यहाँ पर ना देखो, हम ना इंटरनेशनली जाकर हम बातचीत करते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, एनर्जी एक्सेस को करने के लिए, हमने इसी चीज को भारत ने जर्मनी के साथ भी करना शुरू कर दिया है। भारत ने और जर्मनी ने मिलके कहा कि हम ना पार्टनरशिप में आ जाते हैं। हम दोनों ही कंट्रीज को, देखो सभी एनर्जीज चाहते हैं, सब कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है, तभी तो भारत का नाम है इस मामले में। रूफटॉप एनर्जी हमारे लिए सबसे अच्छा है पीवी सिस्टम लगाने में। लेकिन देखो इतना आसान रास्ता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में देखो हर चीज़ पैकेज के साथ ही आती है। इश्यूज में ना कुछ फर्दर एडवांसमेंट, लाइक कुछ क्राइसिस है। सोलर एनर्जी का बाहर आगे अभी एडवांसमेंट और ज़्यादा हो, उससे भी जुड़े कुछ क्राइसिस और इश्यूज हैं। समझना क्या है? पहला इशू है लैंड का एक्विजिशन होना। यानी सोलर कैन नीड 3 times एज मच एज स्पेस एज न्यूक्लियर एनर्जी। इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 का अगर आप उठाते हो तो उसमें बोला जाता है कि सौर ऊर्जा की जरूरत 300 times है। Extremely large scale solar farms require huge areas of land, often conflicting with, और इनका कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर है? फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल इंटरेस्ट को लेकर है। लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी को 300 times एज मच एज स्पेस एज न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। एक्सट्रीमली लार्ज स्केल सोलर फार्म्स को क्या चाहिए होता है? ज़्यादा बड़ा इलाका चाहिए होता है। अब देखो, अगर आपने सोलर फार्म लगा लिए, इससे दो चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। एक, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आप उस लैंड को ले रहे हो तो जहाँ पर भी खाने हो, कुछ भी हम फूड के लिए कर सकते थे, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आ गई। सेकेंड क्राइसिस, जब जब सोलर एनर्जी भारत में और एडवांस लेवल पे जाएगी तो समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा होने वाली है। उसका कारण है हाई कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन, और ये पोस्ट चैलेंजेस, एनर्जी स्टोरेज का चैलेंज हमारे देश में आने वाला है। तीसरा जो फैक्टर है, अगर हम फर्दर एडवांसमेंट सोलर एनर्जी की करते हैं तो एनवायरनमेंट कुछ अच्छा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ना देखो सोलर एनर्जी का यूज करते वक्त कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स बाहर निकलते हैं। लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लीव्स कुछ ना, ये लैंडस्केप पे ना कुछ स्कार छोड़ जाते हैं लार्ज लार्ज, और सब्सटेंशियल पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 15 टन, इससे आपको पता चलेगा कि CO2 पर टन ऑफ मिनरल निकलेगा। अब आप बताओ, जिस चीज़ को बचाने के लिए हम कार्बन इमिशन को बचाने के लिए निकले थे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज ही हो रही है। आ गया नुकसान। चौथा क्राइसिस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज। यानी हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी अच्छा नहीं है इतना, ना हमारे पास अभी मॉडर्न डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, ना मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा इम्पैक्ट है। इन सभी के कारण क्या इशू होता है? डिपेंडेंस हमारी इंपोर्ट पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपका क्राइसिस है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज जो हैं अक्रॉस स्टेट, इससे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, अप्रूवल्स में डिले होगा, लैंड क्लियरेंसेस की वजह से सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। और क्राइसिस ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, वेस्ट प्रॉब्लम सोलर पैनल्स की हैज टू बी रिप्लेस एवरी कपल ऑफ डिकेड्स। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में बोलता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला कह रहा है कि ना अपने ग्रिड को मॉडर्नाइज करो, यानी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, और ना रूरल एरियाज में कोशिश करो कि लोकल लेवल पर ही माइक्रो ग्रिड लगा दो, डेवलप कर दो। दूसरा काम करना है लैंड यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। यानी क्या करना है? एग्री वॉलेटिक्स को प्रमोट करना है, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स को डेवलप करना है, रिजर्वायर, इरिगेशन पैनल्स, वाटर बॉडीज, ताकि लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा पैसा लगाओ, उसको ठीक करो। दूसरा काम, लैंड यूज एफिशिएंसी की तरफ बहुत काम करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ भी एग्रोवॉलेटिक्स की ज़रूरत है लगाओ आप, ठीक है, रिजर्वायर हो, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह हो, सब पे लगाओ ताकि लैंड यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए।
फिर पॉलिसी सिंप्लीफाइड रखो, सेंट्रल स्टेट पॉलिसी ऐसी भारी भरकम ना हो कि समझ ही ना आए। जहां इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है वहां कर दो। और चौथी चीज है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एडवांसमेंट करने की जरूरत है। सोलर पैनल एफिशिएंसी की, एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज वगैरह लगाओ, हाइब्रिड सिस्टम को लेकर आओ। मतलब आपको क्या करना है, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सोलर सिस्टम में इंटीग्रेट करना है, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए। सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच की बात की जाए तो रोबस्ट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ देखो, ज़्यादा ध्यान इस बात पर भी लगाने की ज़रूरत है कि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जाए, इसका सोलर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जाए। लोकल प्रोडक्शन को देखो, चाहे हमारा सोलर सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, तो जो कसम हम मेक इन इंडिया में 2015 में खा चुके हैं, तो हम उसको क्यों नहीं लेकर आ सकते। 2015 का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और अभी तक भी हमारे डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं जो सोलर सेल है या उसका स्टोरेज सोल्यूशन है, मॉड्यूल्स हैं, वो हम अपने ही देश में क्यों ना बनाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट थी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, SHCS। ये 2015 में आई और इसको 10 साल हो गए इम्प्लीमेंट हुए हुए। स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस मिले, सॉइल हेल्थ कार्ड सभी फार्मर्स को मिल सके। इंटीग्रेट किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम को एज वन ऑफ द कंपोनेंट, और इसका नाम सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के नाम से जाना गया। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना कैफेटेरिया जो स्कीम है, याद रखना इसको 2017 7 और 8 में ही लेकर आया गया था। फ्लेक्स की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर इस पर काम करता है। इसको बनाया ही इसीलिए गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर और उससे जुड़े एलिट सेक्टर्स को इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर कई तरह के काम किए गए, परंपरागत कृषि विकास योजना, क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सब काम किए गए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आपको मिनिस्ट्री तो पता चली गई है, इसके ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ना, सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है हर फार्मर को 3 साल में। हर 3 साल में फार्मर के पास क्या आएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा। अब ये डेवलप कैसे होता है, ये डेवलप ऐसे किया जाता है कि सॉइल की टेस्टिंग होती है, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट चेक किया जाता है, फिर टू फाइंड आउट टाइप ऑफ पर्टिकुलर सॉइल कैसा है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये सारी बातें। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ स्कीम की बात करते हैं। तो फीचर्स ऑफ स्कीम में क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स है, यानी इंफॉर्मेशन देना सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, इंफॉर्मेशन देना फार्मर्स को ऑन की न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, यानी रिकमेंडेशन देना कि अप्रोप्रिएट डोसेज न्यूट्रिएंट्स की कैसी रहेगी, इंप्रूवमेंट कैसे होगी सॉइल हेल्थ की। अब कार्ड में कंटेन स्टेटस ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स, 12 पैरामीटर होते हैं। उस हिसाब से आपका टिक हो जाता है कि कौन कौन सी मिट्टी में आपके न्यूट्रिशंस हैं, उसी हिसाब से आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। और विलेज लेवल पर टेस्टिंग लैब्स हैं और इसको और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, 5 मेजर लैंग्वेज डायलेक्ट्स में भी इसको कन्वर्ट करा जा रहा है ताकि आराम से समझ भी जाए। अब जब भी ना देखो, वो पैरामीटर होते क्या हैं, ये 12 पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये है क्या क्या, इसमें भी ये होता है 3 तरह से क्लासिफाइड। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने आपकी मिट्टी के अंदर, माइक्रो कितने, अदर्स कितने हैं। मैक्रो में आपका NPK आता है, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर की का क्वांटिटी आपकी मिट्टी में। माइक्रो में देखा जाता है जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन कितना है। और अगर आप देखो जाए, अगर जैसे एसिडिटी और बेसिकसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सारे के सारे जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के पैरामीटर्स हैं। अब इसमें सारे के सारे इन पैरामीटर्स से चेक लगाया जाता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कैसा होगा। इसको इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटीज। अब चलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, पोर्टल विद अ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कैप्चर करना है, टेस्ट रिजल्ट देने हैं, मोबाइल ऐप क्रिएट करनी है सॉइल हेल्थ कार्ड को करने के लिए, कि ऑब्टेन करने के लिए। अब ये कह रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्री अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग। सेकंड फायदा है टाइमली एंड एक्यूरेट रिजल्ट सॉइल हेल्थ कार्ड के। तीसरा फायदा है ऑप्टिमाइज्ड फर्टिलाइजर यूज। और चौथा है कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन।
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को बनाया ही इन 4 कारणों के वजह से गया था कि एक तो हमारी सॉइल टेस्टिंग अच्छे से हो जाए, फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ अच्छे से हो पाए, न्यूट्रिएंट के रिकमेंडेशंस को हम कस्टमाइज़ करके भेज पाएँ, ये सारा काम किया गया था। अब की अचीवमेंट की बात करते हैं कि स्कीम की अचीवमेंट क्या है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, 24.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स को जनरेट करा गया है। नंबर ऑफ सोलर हेल्थ कार्ड्स को यहाँ पर जनरेट किया गया टू फार्मर्स, ताकि 16 लाख से वो 53 लाख तक हो जाए। सॉइल करना, लैंड यूज सर्वे को जनरेट करना, वो करा गया। सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप की गई, इतना फंडिंग यहाँ पे रिलीज की गई। अब इसी स्कीम के साथ साथ जुड़ जाते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स, और वो पहला कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इश्यूज। यानी जो सॉइल के सैंपल्स हैं आर समटाइम्स कॉल्ड इम्प्रॉपरली, यानी टेस्ट के रिजल्ट देखा जाता है कि हमेशा इनएक्यूरेट आते हैं, बड़े बेकार है, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड टेस्ट ही नहीं है कोई। वन साइज फिट्स फॉर ऑल रिकमेंडेशन, वो भी बड़ी अजीब सी बात है। हर लोकेशन पे बहुत स्पेसिफिक मिट्टी होती है, आपको पता है, हर क्रॉप हर जगह पे स्पेसिफिक एडवाइस मांगती है, वो इसके अंदर है ही नहीं। फिर बहुत फार्मर्स को समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, फार्मर्स को पता ही नहीं चलता। दूसरा, इसके बाद ना यहाँ पर जो सॉइल का टेक्सचर है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसमें फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते ही नहीं है, या इनएडिक्वेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर्स की विलेज लेवल पर, वो कंस्ट्रेंट आ गया। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले काम सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग का, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करनी है क्रॉस कंट्रीज डिफरेंट स्टेट्स का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दो आप, सैंपल को अच्छे से उसके टूल्स को यूज कर पाओ। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखें कि मॉडर्न लैब्स वगैरह जो भी हमारी हैं, देखो सॉइल टेस्टिंग लैब जगह जगह हमने बनाई हुई, उसको मॉडर्नाइज कर दो, उसको क्या करो, उसको इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमेजनरी स्पेक्ट्रोमीटर के साथ इक्विप कर दो, ताकि सॉइल का हेल्थ और अच्छे से पता चले और उसमें क्वांटिफाई हो और कौन से एलिमेंट है उसके अंदर। समझ में आ रहा है। फिर स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वालिटी सर्विस जाए और कोऑर्डिनेट करें इसमें जितने भी आपके सॉइल हेल्थ इंडेक्स वाले हैं, फार्मर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो कोऑर्डिनेट करके चलें। अब आपने यहाँ पर पढ़ लिया इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा होता क्या है, ये मेथड है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें क्या होता है कि एटम्स को एक्साइट किया जाता है, आयंस को भी एक्साइट किया जाता है प्लाज्मा के साथ, ताकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट वेव लेंथ पर निकाले, इमिट करे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ये बताता है वेव लेंथ के अकॉर्डिंग, चेक करके बता देता है कि ये इसमें ये वाला एलिमेंट और ऐड होना चाहिए, या ये है, ये एक और चीज निकली है। बात समझ में आ रही है। इसको कहते हैं हम इंडक्टिवली कपल्ड ICP-AES। ठीक है, चलो मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इन्वायरमेंट का, वो हम पढ़ते हैं। शॉर्ट्स कर लोगे आज, MCQs हम कर लेंगे इसके, टेलीग्राम लिंक पर भी डाल दिए गए हैं। अच्छा देखो, स्टबल बर्निंग के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। हर साल आपको पता है, दिल्ली वासी हूँ, इस बार तो चंडीगढ़ भी मैं देख रही थी, पंजाब हरियाणा हर जगह पे सब रोए हैं। क्यों रोए हैं? स्टबल बर्निंग, पराली। अब ये पराली क्या होती है समझते हैं गाइस। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सबसे पहले, देखो पराली का इतना सा मतलब समझ लो कि जो भी ग्रेन्स हार्वेस्ट के बाद बचे खुचे रह जाते हैं ना, उसमें आग लगा दी जाती है, चाहे वो अनाज हो चाहे वो चावल हो। ठीक है, इसीलिए उससे खूब धुआं होता है और बड़ा एक गंध मचाता है, आपको पता है। आप दिल्ली में नवंबर में आ जाइए, आप रोते रहेंगे। आप एक तो दिवाली के पटाखे प्लस पराली, आप नवंबर में आइए दिल्ली में, आप खूब रोएंगे। आप, इतना ज्यादा बुरा हाल होता है दिल्ली के अंदर, इतना कफ, कोल्ड, बुखार, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बीमारियां लगती हैं उस समय। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड करा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पैडी जो बची खुची होती है, ताकि फार्मर जो है उस पर जलाने न लग जाए, उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। क्योंकि हमें पता चल गया दिल्ली के अंदर ये सबसे बड़ा वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का कॉज। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब जो रिकमेंडेशन है उसको बनाया किसने है? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने। ये क्या करेगा? एग्जामिन करेगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। रूल्स को नोटिफाई कौन कर रहा है? CAQM एक्ट 2025, ताकि क्या हो, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को डील किया जा सके, ये किया जा सके। अब स्टबल बर्निंग मैंने आपको बता ही दिया। पराली बेसिकली क्या होता है, पैडी के क्रॉप की रेसिड्यू जो बचती है, जैसे चावल उगाते हो ना आप,
उसमें जो बचा खुचा माल बचता है उसको जला देते हैं फार्मर एंड ऑफ सितंबर और बिगिनिंग ऑफ नवंबर। गंद मचता है, मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये 3 प्राइमरी स्टेट है, यहाँ तीनों में यही प्रैक्टिस चलती है। अब ये करते क्यों है? देखो, पराली जलाते क्यों है? जलाते पता है किस कारण से? इनके पास चीपर है, सबसे आसान तरीका है। पेस्ट कंट्रोल, वीड मैनेजमेंट, डिस्पोजल करने का सबसे आसान तरीका है। तो इनको जो आसान लगता है वो सबसे पहले कर देते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत गंदे हैं। इन्वायरमेंट को नोच देता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी की धज्जियां उड़ा देता है, ह्यूमन हेल्थ ओहो अलग लेवल पे चला जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है यहाँ पर ना बड़े हार्मफुल एरोसोल्स बाहर आएंगे, चाहे वो मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब बाहर आएगा। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट निकल गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्म करते थे वो पूरे रिड्यूस हो गए। तो क्रॉनिक एक्सपोजर एयर पोल्यूशन पे पड़ेगा, लंग डिजीज, अस्थमा, क्रॉनिक डिजीज, ब्रोंकाइटिक, लंग कैंसर के लिए तो आप रेडी रहो कि लंग्स को। और जो बच्चे सिगरेट भी पीते हैं वो तो मतलब समझ लें उनका क्या हाल हश्र होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी आप पी रहे हो सिगरेट, लंग कैंसर की तैयारी तो चल ही रही है स्टबल बर्निंग से। अब स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने में ना बड़े चैलेंज है। देखो, इसके चैलेंज समझना, बड़े ध्यान समझना। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। कैसे? कह रहे हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इनएडिक्वेट है। जो करंट कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर स्टबल को छोड़ देते हैं और वो इजिली रिमूव नहीं हो पाते, बड़ी समस्या की बात। दूसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड पार्सल लार्ज लैक करते हैं, स्टोरेज पैडी स्टॉक सेफली करना, या कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर, उनकी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट सप्लाई चेन सपोर्ट की बात करें फ्रॉम कंपनीज कलेक्टिंग स्टबल, उनके पास सप्लाई चेन का सपोर्ट नहीं होता है। मशीनरी इतनी ज़्यादा टूट फूट जाती हैं, इतनी टेक्निकल डिफिकल्टी है। अब पता है क्या होता है, जो पैडी स्ट्रॉ होता है ना, जो फीड स्टॉक होता है, हाई सिलिका निकलता है जिससे मशीन ही टूट जाती है, बताओ। और शॉर्ट विंडो है बिटवीन हार्वेस्टिंग राइस एंड सोइंग वीट क्रॉप, 15 से 20 दिन का टाइम होता है, उसी में फटाफट वीट का, राइस का सारा माल हटा के वीट डालना होता है, सो करने होते हैं। अब क्या करे बताओ। देखो, फार्मर की भी गलती नहीं है, आप ना क्राइसिस समझो मामला, कि एक तो हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर करंट बहुत कम है, लैंड पार्सल, लैक ऑफ लैंड, लार्ज लैंड पार्सल है ही नहीं, उसकी समस्या, स्मॉल फार्मर क्या करे, अब ये समस्या है। और दूसरी समस्या है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। स्टबल बर्निंग की या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की जो डेफिनेशन है, बड़ी एम्बिग्यूटी, अनक्लियर प्रोसीजर्स है फॉर द रेड एंट्रीज, एग्जिट नहीं है, रिमूविंग रेड एंट्रीज फ्रॉम फार्मर रिकॉर्ड्स, इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मल्टीपल मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बैरियर बहुत है, इनसफिशिएंट सब्सिडीज हैं, मशीन नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, एनवायरमेंटल का कंपनसेशन फंड नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक एंड अवेयरनेस इशू की बात की जाए तो एजुकेट है ही नहीं लोग, और पॉजिटिव इंसेंटिव इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से स्टेप लिए जाएं ताकि गवर्नमेंट को स्टेबल बर्निंग रिड्यूस करने में मदद मिले? तो फ्रेमवर्क यहाँ से उठाया गया सबसे पहले, इन सितु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, यानी इसमें मशीन की प्रोक्योरमेंट है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेज है, सिर्फ पैडी स्ट्रॉ है, को फायरिंग थर्मल प्लांट्स हैं, ये सारे हैं। स्टबल रेसिड्यू बर्निंग को प्रोहिबिट करने के लिए चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म के लिए सब मिशन तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का पराली के बदले गोवंश खाद का इस्तेमाल करना, पंजाब में ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह का एक्सेस मिल जाए। अब यहाँ ना वे फॉरवर्ड में रिकमेंडेशन आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, बड़े ध्यान से सुन के ध्यान से आज याद भी कर लेना, क्योंकि ऐसे सवालों को ना आपको इमीडिएट आंसर्स पता होने चाहिए, और आंसर ऐसा हो जो साइंटिफिक लगे, रैशनल लगे, ठीक है। क्या बोला है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, समझो। पहली चीज बोली है फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम, यानी एक ऐसा प्राइस सिस्टम क्रिएट करो जो एमएसपी के सिमिलर हो, ताकि वो रिटर्न गारंटी कर पाए व्हेन फार्मर्स सेल स्टबल, जब फार्मर्स स्टबल को बेचे तो उसको रिटर्न मिल पाए। दूसरा, रिव्यू करना, नोटिफाई करना बेंच प्राइसेस को, इंश्योर करना प्राइसेस रिफ्लेक्ट फार्मर्स को, जैसे कोई कॉस्ट का है, रेसिड्यू कलेक्शन की बात आती है, वो करना। टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रियल टाइम मैपिंग को एस्टैब्लिश करना, क्रॉप मैच्योरिटी को फॉरकास्ट करना, ये सब फायदा हो जाएगा।
इंटरम स्टोरेज फैसिलिटीज को क्रिएट करना, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने में मदद करेगा। तीसरी चीज है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट करना। स्पेसिफिक जो अथॉरिटी है उसको डेजिग्नेट करना, फार्मर के ग्रीवेंसेस को चेक करना टाइम बाउंड मैनर में, क्लैरिटी देना, इंसेंटिव बेस्ड रेड एंट्री रिमूवल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड तैयार करना फॉर स्टबल बर्निंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटी को भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब ऐसे पूसा 44 जो है ना, ये सब इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। बायो इथेनॉल वगैरह आप लेकर जो आ रहे हो ना, या बायोमास पैलेट लेकर आ रहे हो, इनमें भी ये कोशिश करना कि टेक्नोलॉजी के साथ आए, यानी कोऑर्डिनेशन हो हमारा पॉलिसी के साथ साथ। जो भी रेसिड्यू वगैरह कुछ बचते हैं उसकी कोशिश होनी चाहिए कि बायो एनर्जी में जनरेट करने में वो मदद करे। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप बड़ा ही हॉलिस्टिक करके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट थमाई है। रिकमेंडेशन में उन्होंने साफ बोला है कि एमएसपी जैसा ही एक प्राइस सिस्टम क्रिएट कर लो, ताकि फार्मर को अंदर से पता हो कि भाई हमें रिटर्न तो मिलना ही है, हम क्यों इसको जलाएं। फिर जब पैसा मिलता है ना, देखो सब अपने आप आते हैं। फिर खरीफ हार्वेस्ट सीजन से पहले रिव्यू कर लो, प्राइसेस को फटाफट फार्मर तक ये सारी चीज़ें पहुंचा दो, लेबर मशीनरी की कोई दिक्कत ना रहे उसको। रियल टाइम मैपिंग करनी है, कोई भी प्लान कर रहे हो, कोई स्टोरेज प्लान बना रहे हो, कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी क्रॉप है उसकी मेच्योरिटी कब होनी है उसका पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि फार्मर के ग्रीवेंसेस को भी देखा जा सके और शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटी को इंसेंटिवाइज करने में मदद मिलेगी। ये सारी की सारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई है, तो आपको ज़रूर याद रखना है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हो, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, कोऑर्डिनेशन हो, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट की बात हो, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में ज़रूर लिखनी है वाइल राइटिंग आंसर रिगार्डिंग योर स्टबल बर्निंग। ठीक है जी, मूव टू दी एमसीक्यू पार्ट। जल्दी से एमसीक्यू अपने सॉल्व करो आप, और देखो कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि उससे आपको अपनी भी तो कैपेसिटी पता चले कि आपको आता कितना है। तो देखो सोलर पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको ध्यान से सोच समझ के आप करना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं और आप कितना अच्छे से आप पढ़ रहे हो, वीडियोस को कितने ध्यान से सुनते हो। ठीक है, तो सॉल्व करो, देखो अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखो। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।